नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने सी टेट CBS से संबंधित ये हमारी क्लास रहेगी। और इस वीडियो में दोस्तों प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो यहाँ पे टाइप किए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और अपने भाई बहनों को शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों, चलते हैं दोस्तों आगे, वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली हेडिंग है हमारी ऊर्जा। एनर्जी क्या होती है आपकी, ऊर्जा क्या होता है आपको बताना होगा। एक मिनट। ऊर्जा हेडिंग है हमारी ऊर्जा। ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत सूर्य है। पौधे ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसलिए इन्हें उत्पादक ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। शाकाहारी पौधों को शाकाहारी जो होते हैं पौधों को खाते हैं वे उपभोक्ता कंज्यूमर कहलाते हैं। मांसाहारी शाकाहारियों को भोजन बनाते हैं। इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण एक प्राणी से दूसरे तक होता है। कुछ ऊर्जा ऊष्मा हीट के रूप में विलीन हो जाती है। ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स। नवीकरण के आधार पर वेस्ट ऑन रिन्यूएबल। नवीकरण क्या होता है, रिन्यूएबल क्या होता है? ये ऐसे ऊर्जा साधन होते हैं जिनकी उपलब्धता बनी रहती है और जिनका नवीकरण हो सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा आदि। अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है आपका? ये ऐसे ऊर्जा संसाधन होते हैं जो एक बार खत्म होने के बाद दोबारा नहीं बनाए जा सकते। इसमें इसमें सभी प्रकार के खनिज सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और थोरियम आदि। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जीवाश्मी ऊर्जा, जैसे फ्यूल्स हैं। जीवाश्मी ऊर्जा ईंधन के निर्माण में कई वर्ष लग जाते हैं और इनका नवीकरण नहीं हो सकता। जीवाश्म उन जीवों के अवशेष हैं जो कि बहुत वर्ष पहले जीते थे और जीवाश्म ईंधन वे पेड़ पौधे हैं जो पृथ्वी के नीचे दब गए थे। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं आपके? कोयला, कोल, यह एक ठोस पदार्थ है। हमारे देश में कोयले की खानें बिहार के रानीगंज और झरिया और धनबाद नगरों के पास पाई जाती हैं। ऑयल क्या होता है आपका? ये एक द्रव्य धातु है। भारत में तेल पश्चिमी तट और राजस्थान, गुजरात, असम के डिगबोई तेल क्षेत्रों में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैसेस क्या होती हैं आपकी? ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है। खाना पकाने के प्रयोग में आने वाली गैस को LPG या द्रव पेट्रोलियम गैस कहते हैं और यह सिलेंडरों में भरकर लाई जाती है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस क्या होती है? CNG। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG की फुल फॉर्म पूछी जाएगी आपसे तो बताना होगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यातायात के वाहनों में प्रयोग में लाई जाती है, जैसे बस, कार, स्कूटरों, ऑटो रिक्शा और टैक्सियों आदि में। CNG का प्रमुख संघटक मेथेन है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, नॉन कंजर्वेशन रिसोर्स ऑफ एनर्जी। ये नवीनीकृत संसाधन हैं और यह सभी यह कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा या सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा
सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह प्रकृति में व्यापक रूप से पाई जाती है। यह प्रदूषण रहित होती है। सौर सौर सेल के निर्माण में सिलिकॉन पदार्थ का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर है जो प्रकाश को विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित कर सकता है। सौर सेल का उपयोग विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, उपग्रहों, संचार तंत्रों, ट्रैफिक सिग्नलों और खिलौनों आदि में किया जाता है। वायु ऊर्जा क्या होती है? विंड एनर्जी। वायु ऊर्जा का पारंपरिक रूप से घरेलू कार्यों के लिए और खेतों की सिंचाई के लिए, पानी उठाने के लिए काम हुआ है। वायु की गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर प्रयोग में लाई जाती है। जल विद्युत ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपकी गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा या बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ डैम बना है, डैम से यहाँ पे पानी बह रहा है और यहाँ से बिजली बनाई जा रही है। आपका ज्वारी ऊर्जा क्या होती है? टाइडल एनर्जी क्या होती है आपकी? ज्वारी शक्ति या ज्वारी ऊर्जा जल विद्युत का एक रूप है। ज्वारी ऊर्जा समुद्र की या सागर की लहरों की ऊर्जा है। समुद्र में आने वाली ज्वार भाटा की ऊर्जा को उपयुक्त टरबाइन लगाकर विद्युत शक्ति में बदल दिया जाता है। भूतापीय एनर्जी क्या होती है? जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। बायोगैस, जैव गैस क्या होती है? गोबर गैस ऊर्जा। बायोमास वह पादप सामग्री है जिसका प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप निर्माण हुआ है। बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हें सीधे जलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है या इनको विभिन्न प्रकार के जैव ईंधनों में परिवर्तित करने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण गन्ने की खाई, गन्ने की खोई, धान की भूसी, अनुपयोगी लकड़ी आदि। एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में भोजन के रूप में ऊर्जा एनर्जी का केवल 10% भाग ही एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में फ्रॉम ट्रॉफिक्स लेवल टू अनदर ट्रॉफिक्स लेवल स्थानांतरित होता है। यह नियम लिंडमैन का 10% का नियम कहलाता है। जब जानवर पौधों का उपयोग करते हैं तो भोजन में लगभग 10% ऊर्जा जानवरों के मांस में समा जाती है जो अगले पोषी स्तर मांसाहारी के लिए उपलब्ध होती है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण एनर्जी ट्रांसफर के 10% के नियम के अनुसार प्रत्येक पोषक स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर में पहुंचती है। इसका मतलब है कि अगर चौथे पोषण स्तर पर 10 किलोग्राम ऊर्जा है तो तीसरे पोषण स्तर पर 70 किलो जूल ऊर्जा होगी। दूसरे पोषण स्तर पर 70 किलो जूल ऊर्जा होगी और पहले पोषण स्तर यानी उत्पादक स्तर पर 7000 किलोग्राम ऊर्जा होगी। एक पोषण स्तर ट्रॉफिक्स लेवल से दूसरे तक स्थानांतरण के लिए 10% ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी के रूप में उपलब्ध होती है। अगली हमारी हेडिंग है पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम प्राकृतिक
रूप से बनता है, पर इसके बनने की गति बहुत ही धीमी होती है। इसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जिसमें गंध होती है, जिसे रिफाइन किया जाता है। रिफाइन होने के बाद इसमें मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल और वायुयान में प्रयोग होने वाले ऑयल, एलपीजी, मोम, कोल और ग्रीस बनता है। भारत के तेल क्षेत्र वाले राज्य आपका असम, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मुंबई, हाई, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हैं। असम के डिगबोई क्षेत्र में नहर कटिया क्षेत्र, मोनर, हुग्रेजिन क्षेत्र आदि प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। सबसे अधिक तेल का उत्पादन 3 राज्यों में होता है, असम, गुजरात, राजस्थान। कि ये क्षेत्र मिलकर तटवर्ती क्षेत्रों के 96% से अधिक तेल का उत्पादन करते हैं। गैस की अगर बात करें, गैस द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण वेपोरिजेशन कहलाती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस समय सबसे धीमी होती है जब सतह क्षेत्र तापमान, सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर दोनों में कमी होती है। जब सतह का क्षेत्र बड़ा होता है तो तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में भी वाष्पीकरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि ग्रीन हाउस गैस होती है। ये गैस जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं और इनसे विश्व में गर्मी बढ़ रही है। भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगा दी गई है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें, एटमॉस्फेयर गैसेस, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ऐसी 2 गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। नाइट्रोजन वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, लगभग आपकी 78%। ऑक्सीजन की मात्रा आपकी लगभग अप्रोक्सीमेट 21% है। आर्गन की मात्रा आपकी 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 0.03% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। इन अन्य सभी गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसें बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण है जो वायुमंडल में गर्मी को रोकने में सक्षम होती है, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह गर्म रहती है। पृथ्वी के वातावरण में होने वाले बदलाव और इसके सतह तापमान में होने वाले बदलाव में इन गैसों का मुख्य कारण है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मूल कारण ये ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। जब वातावरण में इन गैसों में बढ़ोतरी होती है तो इनका प्रभाव भी बढ़ जाता है। ये ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है और मौसम चक्र को भी बदलता है। ग्रीन हाउस गैसें जितनी अधिक होंगी, पृथ्वी की सतह का तापमान भी उतना अधिक बढ़ेगा। इसी की वजह से इन सभी गैसों को मिलाकर ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन CH4, जल वाष्प, वाटर वेपोर, आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O, फ्लूओरीनीकृत आपकी गैस, फ्लोरीनेटेड गैसेस। मानव द्वारा निर्मित
या संश्लेषित ग्रीन हाउस गैसें निम्नलिखित हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हाइड्रोक्लोरोकार्बन HFC, पर फ्लोरोकार्बन PFC, सल्फर हेक्साक्लोराइड SF6। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और नगरीकरण, अर्बनाइजेशन और उपभोक्तावादी संस्कृति। वाहनों में जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्पन्न धुआं, वनों का विनाश। अम्ल वर्षा, एसिड रेन क्या होती है आपकी? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल की नमी से लेकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। वर्षा जल के साथ ये एसिड भूमि पर आ जाते हैं, जिससे आँखों एवं त्वचा के रोग उत्पन्न होते हैं। वनस्पतियों को भी नुकसान पहुंचता है तथा संगमरमर की इमारतें भी पीली पड़ जाती हैं। इसे स्टोन कैंसर के नाम से जाना जाता है। नॉर्वे एसिड रेन से सर्वाधिक प्रभावित देश है। कौन सी स्टोन कैंसर के नाम से जानी जाती है आपकी? सल्फर डाइऑक्साइड। अगली हेडिंग है हमारी ऊष्मा द्वीप। हीट आइसलैंड क्या होते हैं आपके? ऊष्मा द्वीप का मतलब है किसी नगर या महानगरीय क्षेत्र का एक ऐसा हिस्सा जो आसपास के क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म होता है। यह आमतौर पर इंडस्ट्रियल एरिया होता है, जहाँ कई सारी फैक्ट्रीज होती हैं। ऊष्मा द्वीप के बनने का यह कारण है कि नगरीय क्षेत्रों में प्राकृतिक भूमि कवर को सड़कों, इमारतों और अन्य सतहों से बदल दिया जाता है, जो सूर्य की गर्मी को अवशोषित, एब्जॉर्ब और धारण करते हैं। ऊष्मा द्वीप आपके प्रभाव से पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और समाज पर कई प्रकार के बुरे प्रभाव पड़ते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI का अर्थ है एयर क्वालिटी इंडेक्स। वायु गुणवत्ता सूचकांक है जो यह बताने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणाली है कि वर्तमान में हवा कितनी प्रदूषित है, यह कितनी प्रदूषित होने का अनुमान है। AQI की रेंज 0 से 500 तक होती है। AQI स्वच्छ वायु अधिनियम द्वारा नियंत्रित 5 प्रमुख वायु प्रदूषकों के स्तरों पर आधारित होती है। आपके ओजोन परत, अगली हेडिंग हमारी ओजोन परत है। ओजोन लेयर पृथ्वी के वायुमंडल अर्थ एटमॉस्फेयर की एक परत है, जिसमें ओजोन गैस की सघनता आपकी अपेक्षाकृत अधिक होती है और ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति की पराबैंगनी प्रकाश को 90 से 99% मात्रा अब्जॉर्ब या अवशोषित कर लेती है। इट्स अब्जॉर्ब 90 और 99 ऑफ द हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर समतामंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र
समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। एन इंटरनेशनल ट्रेटी agreement was signed in 1987 to control depletion of the ozone layer, which is now as a Montreal Protocol। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक वैश्विक समझौता है जो ओजोन परत के नुकसान पहुंचाने वाले लगभग 100 मानव निर्मित रसायनों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और हैलोजन के उत्पादन और उपभोग का नियमन करता है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज अ ग्लोबल एग्रीमेंट दैट regulates the production and consumption of energy, 100 human-made chemicals such as chlorofluorocarbon CFC and halogens that damage the ozone layer। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 197 देशों ने पुष्टि की है, जिससे यह संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सार्वभौमिक पुष्टि प्राप्त करने वाली पहली संधि बनी है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैज बीन ratified by 197 countries, making it the first treaty in the history of the United Nations of achieve universal satisfaction। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थ के उत्सर्जन को कम करने में सफल रहा है और समय समय पर ओजोन परत की पुनरुत्थान की अनुमति देता है। अगला आपका वियना समझौता हुआ था। वियना कंजर्वेशन ओजोन परत को होने वाली हानि से ओजोन परत की होनी चाहिए, पर ओजोन परत की होने वाली हानि से बचने के लिए अब तक किया गया सबसे महत्वपूर्ण समझौता वियना समझौता है। इस समझौते पर पहली बार 22 मार्च 1985 को 28 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य ओजोन परत के क्षरण पदार्थ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस ODS पर नियंत्रण लगाना था। ODS में CFC हैलोजन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC HCFC मिथाइल क्लोरोफॉर्म मिथाइल ब्रोमाइड और कार्बन टेट्रा क्लोराइड हाइड्रोक्लोरोकार्बन आदि शामिल हैं। वियना समझौते के अंतर्गत 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रस्ताव पेश किया गया। वायुमंडल एटमॉस्फेयर क्या होते हैं आपके? हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। वायुमंडल की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारा वायुमंडल 5 परतों लेयर्स में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये हैं आपके पहला क्षोमंडल, समता मंडल, आपका मध्यमंडल, बहिर्मंडल और बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। ट्रोपोस्फेयर्स, स्ट्रेटोस्फेयर्स, मेसोस्फेयर्स और थर्मोस्फेयर्स और हेक्सोस्फेयर्स, ये आपकी पृथ्वी की परतें हैं। पहली परत आपकी क्षोमंडल है। ट्रोपोस्फेयर, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी
मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि इसी परत के अंदर होती है। समता मंडल स्ट्रेटोस्फेयर्स क्या होते हैं? जो मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई मध्य सीमा तक फैला है। यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यह भी परिस्थितियों हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैसेस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। मध्यमंडल मीजोस्फीयर्स क्या होते हैं आपके? यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड मेटेओरिट इस परत में आने पर जल जाते हैं। बाह्य वायुमंडल क्या होता है? थर्मोस्फेयर्स क्या होते हैं? बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैलता है और रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी के प्रसारित रेडियो तरंगें रेडियो वेव्स इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित ट्रांसफर कर दी जाती हैं। पूछा जाता है कि आपकी रेडियो तरंगें कौन से मंडल में बहती हैं या गमन करती हैं? ये बाह्य वायुमंडल थर्मोस्फेयर्स में रहती हैं। आपका एक्सोस्फेयर्स क्या होता है? बहिर्मंडल क्या होता है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। वायु आपका सौर मंडल, आपका अगला हेडिंग है हमारा सोलर सिस्टम। सूर्य 8 ग्रह, प्लांट्स, उपग्रह, सैटेलाइट्स तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल और बॉडीज जैसे क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स और उल्कापिंड, मेट्रोरॉइड्स मिलकर सौरमंडल सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। सूर्य द सन्स सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश, लाइट और ऊष्मा हीट का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी अर्थ से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के सबसे ज्यादा निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रकाश की गति लगभग आपकी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग आपके 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। पूछा जाता है कि सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 19 सेकंड का। ग्रह प्लानेट्स क्या होते हैं आपके? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में बुध आपके आरोही क्रम में रखे गए आपके ग्रह हैं। बुध, मरकरी और शुक्र आपके वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर और शनि सैटर्न, यूरेनस आपके नेपच्यून सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ फिक्स्ड पाथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार एलोंगेटेड में फैले हुए हैं। ये कक्षा ऑर्बिट्स कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। ग्रह का सबसे अक्ष पर घूमना
घूर्णन रोटेशन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण रेवोल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष खगोलीय पिंड 2003 यूवी 313 सिरस और प्लूटो बौने ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट्स कहे जाते हैं। शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह आपके घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। पूछा जाता है शुक्र और यूरेनस को छोड़कर और सारे जो ग्रह बचते हैं आपके वो घड़ी की सुइयों में घूर्णन गति करते हैं। आपका अगला ग्रह है बुध मरकरी। बुध ग्रह सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा, सूर्य का सबसे निकट ग्रह है। इसका तापक्रम लगभग 88 परिक्रमण आपका रोटेशन जो करता है पीरियड जो होता है आप अप्रोक्सीमेट में 88 दिन। इसका कोई उपग्रह नहीं है। आपका अगला है ग्रह शुक्र वीनस। शुक्र ग्रह का सबसे निकटतम, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह और वीनस है आपका। वीनस प्लानेट को यह नाम प्रेम और सुंदरता की देवी रोमन देवी के नाम पर दिया गया है। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि वीनस प्लानेट का द्रव्यमान व आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा मॉर्निंग स्टार और सांझ का तारा इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। अगला आपका ग्रह है पृथ्वी द अर्थ। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों पोल्स के पास थोड़ी चपटी यही कारण है कि इसके आकार को भू-आव जियोइड कहा जाता है। भू-आव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह सैटेलाइट है चंद्रमा। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन रोटेशन पूरा करने में लगभग 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय लेती है। यह अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड में पूरा करती है। उपसौर क्या होते हैं, पेरिहेलियन क्या होते हैं आपके। जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो उसे उपसौर पेरिहेलियन कहते हैं। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। सूर्य के सबसे नजदीक होती है उसे उपसौर कहते हैं। 3 जनवरी को होता है ये। अपसौर एपेलियन जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो यह अपसौर एपेलियन कहलाता है। अपसौर की स्थिति आपकी 4 जुलाई को होती है। मार्स अगला आपका प्लैनेट है, ग्रह है आपका सौर मंडल में। यह ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाया जाता है जिससे इसका रंग लाल दिखाई देता है। इसी कारण से इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। पूछा जाएगा लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पे लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं आपके, फोबोस और डिवोस।
मंगल ग्रह को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आपको पूछा जाएगा पृथ्वी ग्रह से नंगी आंखों से कौन से ग्रह को देखा जा सकता है, तो आपको बताना होगा मंगल ग्रह को। और अभी तक हमने बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल चार ग्रह आंतरिक, इन चार ग्रहों को आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को। और चार ग्रह आपके बाह्य ग्रह होते हैं। चार टोटल ग्रहों की संख्या 8 होती है। चार आपके आंतरिक और चार बाह्य ग्रह होते हैं। बाह्य ग्रहों में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आते हैं आपके। और आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आते हैं। बुध शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपका चंद्रमा है। और मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। पहला आपका फोबोस और डेवोस। और आपको पूछा जाता है पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाएगा, तो शुक्र को। सांझ का स्टार, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार आपको सांझ का तारा, और सुबह का तारा आपको किसको कहा जाता है, तो आपके बताना होगा शुक्र ग्रह को। आगे हम बढ़ते हैं। अब ये बाह्य ग्रहों में बढ़ते हैं। अगला ग्रह है आपका बृहस्पति, जुपिटर प्लैनेट। बृहस्पति ग्रह आकार में हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमण करने वाला ग्रह है। यह मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन रोटेशन पूर्ण कर लेता है। बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या आपकी 67 है। शनि ग्रह, शनि ग्रह आपका सैटर्न प्लैनेट आपका, शनि ग्रह सैटर्न प्लैनेट आपका शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर वलय है। टाइटन, टाइटन जो है आपका शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह के 62 उपग्रह हैं। नहीं, अब इसके ज़्यादा ग्रह हो गए। सबसे ज़्यादा शनि ग्रह के उपग्रह हो गए हैं। पहले बृहस्पति के थे 67, लेकिन अब इसके ज़्यादा हो गए हैं। अरुण ग्रह, अरुण ग्रह आपका यूरेनस, यूरेनस ग्रह की खोज आपके विलियम हर्शेल ने आपके 1781 ईस्वी में की थी। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस ग्रह के 27 उपग्रह हैं। और वरुण के नेपच्यून, नेपच्यून ग्रह हमारे सौरमंडल का सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे सबसे दूर का ग्रह है। यह सबसे ठंडा ग्रह है। नेपच्यून ग्रह के 14 उपग्रह हैं। कितने? 14 उपग्रह देख लीजिए। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते करते अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा करता है, यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। मानव निर्मित उपग्रह, भारत ने आर्यभट्ट, एजुसैट और ओशनसैट नामक उपग्रह बनाए हैं। चंद्रमा, द मून, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह सैटेलाइट्स है, चंद्रमा, जिसका व्यास डायमीटर पृथ्वी के व्यास डायमीटर का ओनली 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग आपकी 3,84,400 किलोमीटर है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पूरा करता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। चंद्रमा का एक अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। इस प्रकाश को चांदनी, मून लाइट कहते हैं। यदि चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाए तो कुछ संभावित परिणाम हो सकते हैं। चंद्रमा तथा
पृथ्वी की दूरी कम हो सकती है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बढ़ सकता है। पृथ्वी पर समुद्र ज्वार भाटे में परिवर्तन हो सकता है। पृथ्वी पर मौसम में प्रभाव पड़ सकता है। पृथ्वी पर मानसूनी भूकंप जैसी आपदा आ सकती है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? एस्ट्रॉयड्स क्या होते हैं? आपके तारों, स्टार्स, ग्रह उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड, टिनी बॉडीज भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड्स कहते हैं। ये मंगल, मार्स और बृहस्पति, जुपिटर की उप कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में। उल्का पिंड क्या होते हैं आपके? मेट्रोरॉइड्स क्या होते हैं आपके? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड मेट्रोरॉइड्स कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं जिनके इनकी प्रवृत्ति टेंड पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण फ्रिक्शन होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। इन्हें ही टूटता हुआ तारा कहा जाता है। पुच्छल तारे आपके क्या होते हैं? पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिरे सूर्य के तरफ और पूंछ हमेशा सूर्य से दूर बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकती दिखाई देती है। कुइपर मेखला आपके कुइपर बेल्ट क्या होती है आपकी? यह नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरे पर एक तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है, जिसमें असंख्य खगोलीय पिंड सेलेस्टियल बॉडीज उपस्थित हैं, जिनमें कई बर्फ से बनते हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण आपके जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को युत या कंजक्शंस कहते हैं। यह अमावस्या को होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूछा जाता है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या को, है ना। चंद्र ग्रहण इस प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो इस स्थिति को वियुत जैसे अपोजिशन कहते हैं। यह पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। पूछा जाएगा चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णमासी को, अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। ग्लोब्स देख लीजिए। काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइंस, जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा इक्वेटर कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर नॉर्थ में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध नॉर्थर्न हेमिस्फीयर तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध साउथर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। आप यहाँ देख रहे होंगे पृथ्वी का आपको मैप देख रहे हैं, यहाँ पे ग्लोब देख रहे हैं। इसके उत्तरी भाग को आपको क्या कहोगे? उत्तरी गोलार्ध। आपके दक्षिणी भाग को आप क्या कहोगे? दक्षिणी गोलार्ध, है ना। भूमध्य रेखा से 23.5 उत्तर में स्थित काल्पनिक रेखा आपकी कर्क रेखा ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। भूमध्य रेखा के 23.5 दक्षिण में स्थित काल्पनिक रेखा को मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। कर्क रेखा मकर रेखाओं के मध्य के भाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं।
भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए। उत्तर प्रवास क्या होता है? इमिग्रेशन एक देश से बाहर स्थान बदलने को कहते हैं। उत्तर प्रवासी अपने देश को छोड़ देते हैं और किसी अन्य देश में जाकर बस जाते हैं। अपने देश में यह व्यक्ति उत्तर प्रवासी कहलाया जाता है। प्रवास जैसे इमिग्रेशन, अपने देश से किसी अन्य देश में आकर बसने को अप्रवासन कहा जाता है। यानी कोई भारत का मूल निवासी अगर अमेरिका बस जाता है तो यह व्यक्ति भारत में उत्प्रवासी कहलाया जाएगा और अमेरिका में अप्रवासी। पलायन क्या होता है? माइग्रेशन क्या होता है आपका? अपने मूल स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहने की प्रक्रिया। इसमें पलायन करने वाला अपने देश में किसी दूसरी जगह पलायन कर सकता है, किसी दूसरे देश में भी पलायन कर सकता है। शहरांतरण आपका अर्बन माइग्रेशन, एक शहरी क्षेत्र से दूसरे शहरी क्षेत्र में स्थान बदलने को स्थानांतरण कहते हैं। आंतरिक प्रवास क्या होता है? इंटरनल माइग्रेशन, एक देश से देश में अंदर स्थान बदलने को आंतरिक प्रवासन कहते हैं। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति अपने देश के भीतर ही किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। प्रत्यावर्तन क्या होता है आपका? रिपार्टीशन, इसका अर्थ होता है किसी स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और फिर वापस पहले के स्थान पर लौटना प्रत्यावर्तन कहलाता है। जब आपदा के बाद लोग अपने क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं और बाद में वापस अपने क्षेत्र में लौटते हैं तो उसे प्रत्यावर्तन कहा जाता है। विस्थापन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि किसी स्थान से हटाया जाना। आपका ट्रांसफर क्या होता है? स्थानांतरण, इसका अर्थ होता है किसी स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। ऋतु प्रवास क्या होता है? ट्रांस ह्यूमेंस, जब लोग अपने जानवरों के साथ नए चारागाहों की तलाश में मौसम के अनुसार यानी गर्मी और सर्दी में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इसी मौसमी स्थानांतरण को ऋतु प्रवासन कहा जाता है। ठंड के मौसम में पहाड़ों पर जब बर्फ गिरने लगती है तो लोग अपने जानवरों के साथ नए चारागाहों की तलाश में नीचे घाटियों की ओर चले जाते हैं और इसी प्रकार गर्मी के मौसम आने पर वे पहाड़ों पर जाकर रहने लगते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक क्या होता है? नेशनल सिंबल्स क्या होते हैं आपके? भारत का राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग्स ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात में केसरिया, सफेद और हरे रंग का क्षैतिज पट्टियां होती हैं। इन तीनों रंगों के कारण भारत के ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। ध्वज में सफेद रंग की पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है जिसमें 24 तीलियां बनी होती हैं। यह चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित केसरिया रंग त्याग और बलिदान का, सफेद रंग सत्य, शांति और पवित्रता का तथा हरा रंग देश की समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक प्रदर्शक है। भारत का राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को
राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। यह गान रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर द्वारा रचा गया है। सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को इसे कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। संपूर्ण गीत गाने में लगभग आपके 52 सेकंड का समय लगता है। भारत का राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया है, जो कि इसकी रचना आनंद मठ से लिया गया है। इसे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान के साथ ही स्वीकार किया गया था। प्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1896 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पत्र में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बलेम। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बलेम अशोक स्तंभ है, जो मौर्य साम्राज्य के शासक सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनाए गए स्तंभ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटा कर बैठे हुए हैं और इसमें से एक सिंह के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सब इसे राष्ट्रीय चिन्ह को दर्शाया गया है, जो कि देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में आधिकारिक रूप से स्वीकारा गया था। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न सम्मान राष्ट्रीय सेवा में असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इन राष्ट्रीय सेवाओं में विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। इस पुरस्कार के रूप में पुरस्कार प्राप्तकर्ता को एक प्रमाण पत्र और तमगा दिया जाता है। इस पुरस्कार में धनराशि नहीं दी जाती। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय पशु आपका क्या है, आपको बताना होगा। ये बाघ। अप्रैल 1973 को बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु आपका शेर हुआ करता था। तेज फुर्ती और शक्ति के कारण बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया है। बाघ का जंतु वैज्ञानिक नाम पैंथेरा और टाइग्रिस होता है। राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड आपका 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर को संस्कृत भाषा में मयूर के नाम से जाना जाता है। मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम आपको पावो क्रस्टेटस होता है। राष्ट्रीय पुष्प नेशनल फ्लावर्स। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में कमल की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता है। कमल के फूलों का प्रयोग प्रायः पूजा और आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, यूनानी औषधियों के निर्माण हेतु किया जाता है। कमल का वनस्पतिक नाम नीलम्बियन न्यूसिफेरा होता है। राष्ट्रीय खेल नेशनल स्पोर्ट्स। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है।
माना जाता है कि जब भारत ने ओलंपिक में हॉकी के खेलों में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे, तब से हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। लेकिन भारतीय खेल मंत्रालय ने माना है कि आधिकारिक रूप से भारत में किसी भी खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है, लेकिन सरकारी और वेब पोर्टल पर हॉकी को राष्ट्रीय खेल माना गया है। आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल कोई नहीं है, लेकिन हॉकी को वेबसाइटों पे हॉकी मिल जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष नेशनल ट्री आपकी बरगद बट या बट वृक्ष को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना गया है। यह एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। जिस प्रकार भारत में विभिन्न धर्म जाति के लोग एक साथ निवास करते हैं, उसी प्रकार बरगद के पेड़ की शाखाओं, तनों और जड़ों में छोटे छोटे कई जीव जंतु निवास करते हैं। बरगद का वानस्पतिक नाम फिकस और बेगलेंसिस राष्ट्रीय लिपि नेशनल स्क्रिप्ट भारत की राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि देवनागरी लिपि है। राष्ट्रीय नदी नेशनल रिवर गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी माना जाता है। हिंदू धर्म और ग्रंथों में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। गंगा नदी हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गोमूत्री हिमनद से निकलती है, जहां पर इसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है, जिसमें आगे चलकर अन्य नदियां जैसे कि अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोसी और घाघरा आदि मिलती हैं। देवप्रयाग में जाकर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और इसके आगे इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय विरासत पशु नेशनल हेरिटेज एनिमल अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। हाथी की घटती संख्या के कारण इसके बचाव हेतु ही हाथियों के विरासत पशु का दर्जा दिया गया। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्वाटिक पशु के रूप में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन एक संकटापन्न जंतु है जो राष्ट्रीय रूप से इसी नदी में वास करती है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया है। भारत का राष्ट्रपिता फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी को अघोषित रूप से भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है। सर्वप्रथम 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इसके बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर भारत के लोगों को संबोधित किया था, तब उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तभी से महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। भारत सरकार के अनुसार किसी को भी आधिकारिक रूप से राष्ट्रपिता की उपाधि प्राप्त नहीं है और संविधान में ऐसा कोई प्रावधान भी उपलब्ध नहीं है। भारत की राजभाषा आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया भारत की कोई भी राष्ट्रीय राजभाषा नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा मात्र है। भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है, जो
जो हैं आपकी हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, असमिया, बंगाली और बोडो, डोंगरी और गुजराती, कोंकणी, मैथिली और मलयालम और मीती मणिपुरी और मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत और संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु, उर्दू। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया। यहाँ पे रुपया भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है। भारतीय रुपया चिन्ह को भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को जारी किया गया था। भारत का राष्ट्रीय फल नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। आम भारत का राष्ट्रीय फल है जिसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। इसको सभी फलों में राजा का दर्जा प्राप्त है। भारत के राष्ट्रीय दिवस देख लीजिए, नेशनल डे ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्र दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी को घोषित किया गया है। राष्ट्रीय दिवसों में 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1947 ईस्वी में भारतीयों को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान लागू प्राप्त हुआ, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है इसीलिए क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ। राष्ट्रीय पंचांग, नेशनल कैलेंडर क्या होता है आपका? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। शक संवत पर आधारित और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से मनाया गया है। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का सप्ताह में माह होता है। भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र देख लीजिए। मेजर हॉटस्पॉट रिलीजन ऑफ इंडिया। वर्तमान में विश्व में 35 हॉटस्पॉट की पहचान की गई है जिसका विस्तार विश्व के 2.3% क्षेत्र पर है। विश्व में चिन्हित 35 हॉटस्पॉट में से चार भारत में स्थित हैं। भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र देख लीजिए। इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट और श्रीलंका सुंडालैंड। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। आपके थोड़े प्रश्न और इसमें बचे हुए हैं और सारे प्रश्नों को हम देखते हैं। थ्योरी को इसी से आपके प्रश्न बनते हैं, इसी से आपकी ये थ्योरी है और ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे सवाल हैं। इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते दोस्तों, यहाँ से आपको बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए आगे हम वीडियो को जारी रखते हैं, थोड़े और बचे हैं। पर्यावरण से संबंधित अति महत्वपूर्ण संगठन, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, IUCN, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। पौधों और पशुओं को लुप्त होने से रोकना एवं प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना ही IUCN का मुख्य कार्य है। WWF का फुल फॉर्म पूछा जाता है, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर। यह पर्यावरण के संरक्षण, शोध और पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। UNEP, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। UNEP का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रमों और संगठनों के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा के निर्माण हेतु इसका गठन किया गया है। IPCC, जैसे कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसका कार्य मानवीय गतिविधियों से जलवायु परिवर्तन के खतरों का मूल्यांकन करना है। अर्थ समिट 1992, पृथ्वी सम्मेलन 1992, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन स्टॉकहोम सम्मेलन की 9वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में किया गया था, इसलिए इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं। महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट डेज देख लीजिए। वन्य जीव संरक्षण दिवस आपका
3 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, आपके 29 जुलाई को विश्व जल दिवस, 22 मार्च को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 2 फरवरी को, और विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपका 23 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस आपके 22 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को, विश्व प्राकृतिक दिवस आपका 3 अक्टूबर को, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को, विश्व वन्य प्राणी सप्ताह अक्टूबर का पहला सप्ताह, विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। एग्रीकल्चर कृषि आपकी एपीकल्चर आपका मधुमक्खी पालन, और पीसीकल्चर आपका मत्स्य पालन, और हॉर्टिकल्चर आपके बागानी उद्यान कृषि उद्यानिकी, और फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, और फ्रूटिकल्चर आपका फलों की खेती, और सेरीकल्चर आपका रेशम कीट पालन पर रेशम उत्पादन, और बर्मी कल्चर आपके केंचुआ पालन, और मॉरी कल्चर आपका मलबरी की कृषि, और सिल्वी कल्चर आपका वनों का विकास और प्रबंधन, और बीटी कल्चर अंगूर की खेती, ओलेरी कल्चर आपकी सब्जियों की खेती, मोनोकल्चर आपकी एक बार में एक ही फसल की कृषि, और मॉरीने कल्चर आपकी समुद्र में समुद्र जीवों का भोजन हेतु कृषि, हाइड्रोकल्चर आपकी पानी में कृषि या बिना मिट्टी के कृषि कार्य, एक्वा कल्चर आपका जलीय जीवों और जलीय जीव पौधों की कृषि आपकी, मानव रोग और रोग कारक सूक्ष्म जीव, ह्यूमन डिजीज एंड कॉन्स्टिट्यूटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मानव रोग और रोग कारक, क्षय रोग आपका जीवाणु से होता है, खसरा आपका वायरस से होता है, चिकन पॉक्स वायरस से होता है, और पोलियो आपका वायरस से होता है, हैजा आपका जीवाणु से होता है, टाइफाइड आपका जीवाणु से होता है, हेपेटाइटिस आपका वायरस से होता है, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है। नृत्य और डांस देख लीजिए। घूमर आपका राजस्थान का है, भांगड़ा आपका पंजाब का है, लावड़ी महाराष्ट्र का है, चोंग नागालैंड का है, ओडिसी उड़ीसा का है, बिहू आपका असम का है, मखोटा अरुणाचल प्रदेश, कथकली केरल का है, और गढ़वाली उत्तराखंड का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, रासलीला उत्तर प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, यक्षगान कर्नाटक, गरबा गुजरात, छऊ झारखंड, उड़ीसा पश्चिम बंगाल। यहाँ पे टाइप 1 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, आप कौन सा है? आपको उड़ीसा और ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र तमिलनाडु, उड़ीसा केरल तमिलनाडु, उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। तीनों राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर कौन सा है? केरल कर्नाटक और महाराष्ट्र। मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य आपके त्रिपुरा असम और मणिपुर हो जाएंगे। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आपके आंध्र प्रदेश केरल कर्नाटक, बी ऑप्शन हो जाएगा। यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश किस से होकर नहीं गुजरेंगे? यहाँ पे हरियाणा से गुजरेंगे, उत्तर प्रदेश पंजाब से नहीं गुजरेंगे, दिल्ली से गुजरेंगे, सी ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे। इस प्रकार के प्रश्नों के सही जवाब देखने के लिए आपको हमारे देश का मैप देखना होगा। ये मैप ऑफ इंडिया देख लीजिए। यहाँ पे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिनके किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और केंद्र शासित प्रदेश आपके पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिनके किनारे पर अरब सागर है, आपका राज्य हो जाएंगे केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात।
केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीप, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली। टाइप 2 के प्रकार के इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। क्लास 5th की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच कम से कम दूरी होगी आपकी कितनी होगी? 1.562 किलोमीटर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 सेंटीमीटर 110 मीटर के बराबर होता है। फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका गुणा हो जाएगा। तो कितना आएगा? 1562 मीटर। इसमें 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, सेंटीमीटर में पूछा गया है वहाँ पे, है ना। तो कितना आ जाएगा? 1.562 किलोमीटर। मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो भाग करेंगे। आपका अगला सवाल इस प्रकार का है। इस प्रकार दोस्तों पूछे जाएंगे आपके सवाल, देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे सवाल थे कुछ। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं दोस्तों, और आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।